जी स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहले है वो है आर्गेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। ये जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ये बात आप लोगों के लिए नई नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बात आप लोगों के लिए नई नहीं है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है केटाइन और एनाइन में वो चेंज हो जाता है। आप लोगों को अच्छे से पता है सोडियम क्लोराइड है उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। ये बात आप लोगों के लिए नई नहीं है। सपोज आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर आप लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे, सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। आप लोगों को ये पता है। तो ये जो है ये आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन है। देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, Arrhenius in 1887 put forward the theory of electrolytic dissociation in aqueous solution. The main points of this modern form may be summed up as follows. इसकी जो है वो जो पॉइंट्स हैं वो ये। नंबर 1, the electrolytes in solution are dissociated into electrically charged particles called ions. The positively charged particles are called cations and the negatively charged particles are called anion. जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उनको केटाइन कहते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाता हूँ कि जो टी है, टी का हेड जो है ये पॉजिटिव की साइन बनाता है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले को केटाइन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन कहते हैं। A dynamic equilibrium exists in the solution between the undissociated molecule and the ions which dissociate from the electrolyte. Suppose आप लोगों के पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है Ma, इसमें हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एक केटाइन बनता है और एक जो है वो एनाइन बनता है। जब केटाइन और एनाइन की एक खास तादाद बन जाती है तो उसके बाद एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। याद रखें इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब दो अपोजिट प्रोसेसेस जो हैं वो एक उनका रेट सेम हो जाए तो हम इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं। जब केटाइन और एनाइन की एक खास तादाद सोल्यूशन के अंदर बन जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके जितने यूनिट डिसोसिएट होके केटाइन और एनाइन बनाएंगे उसी वक्त इतने ही यूनिट उतने ही केटाइन और एनाइन मिलके इतने ही यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के बनाएंगे। लेकिन एक खास तादाद आयंस की जब बन जाती है तो उसके बाद ये होता है कि जितने यूनिट टूट के केटाइन और एनाइन बनाते हैं एट द सेम टाइम इतने ही केटाइन और एनाइन मिल के इतने यूनिट बना देते हैं जितने पहले टूटे हैं। तो हम इस स्टेज पे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। अब ये जो आयंस बने हैं, दी आयंस आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे ये केटाइन पड़ा है और यहाँ पे ये एनाइन पड़ा है और हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये सपोज हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्ज वाली जो है वो प्लेट है और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। तो क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है एनाइन उसकी तरफ मूव करते हैं, एनाइन इधर मूव करेंगे और जो केटाइन है वो इस साइड पे मूव करेंगे। तो ये यहाँ लिखा है दी आयंस आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। केटाइन मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो केटाइन है पॉजिटिव वाले वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं एंड एनाइन मूव टुवर्ड्स, और जो एनाइन है नेगेटिव चार्ज वाले वो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ आयंस, द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन मे बी डिफरेंट। अब सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किसी की वैलेंसी क्या है। सपोज हमारे पास एक कैल्शियम क्लोराइड है, जब हम कैल्शियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व करते हैं तो ये लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उनकी तादाद बराबर नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब ये कैल्शियम क्लोराइड का केस है तो इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का एक यूनिट जब डिसोसिएट करता है तो उसमें से एक कैल्शियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन कितने बने हैं, दो क्लोराइड आयन बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि केटाइन और एनाइन की जो तादाद है वो बराबर नहीं है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर सोडियम क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट हो
सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो तो क्या होता है, एक सोडियम आयन बनता है और एक जो है वो क्लोराइड आयन बनता है। एक सोडियम आयन बना है और एक क्लोराइड आयन बना है, ये देखें आप। तो अब इस केस में केटाइन और एनाइन की तादाद बराबर है, और इस केस में जो केटाइन है वो एक बना है और एनाइन दो बने। तो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन चार्ज हमेशा सेम होगा। कोई भी सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सपोज ये केस है, इसमें क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, इस +2 को यहां 1 से मल्टीप्लाई करें, टोटल चार्ज है +2, और यहां पे माइनस चार्ज देखें, इस -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमेशा बराबर होते हैं। चार्जेस हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन आयंस की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन आयंस की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो मूवमेंट ऑफ आयंस में केटाइन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और एनाइन जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, और नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चार्जेस हमेशा जो है वो सेम होंगे। उसके बाद देखें एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। कुछ जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और कुछ जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। आपको पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते ही इसलिए हैं कि वो अगर 1000 मॉलिक्यूल आपने डाले हैं तो उसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएंगे और कुछ डिसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होता है। The extent of dissociation is different for different electrolyte. It depends upon concentration of electrolyte. और concentration of electrolyte के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? याद रखें, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन अगर ज्यादा करेंगे तो डिसोसिएशन कम होगी। याद रखें, कंसंट्रेशन ज्यादा करने से डिसोसिएशन कम होती है। और ये आगे जाके ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, कीप इन माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगी तो जो डिसोसिएशन है वो कम होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद रखें, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिसोसिएशन जो है वो कम होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अच्छा, और दूसरा अगर मैं पूछूं कि टेम्परेचर के बारे में बताएं, तो जाहिर है टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिसोसिएशन है बढ़ती है। केटाइन और एनाइन आसानी से, केटाइन और एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन जो है वो डिसोसिएशन बढ़ती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालने में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन इसके बरअक्स अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एसिटिक एसिड मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो सारे के सारे केटाइन और एनाइन में चेंज हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। The amount of electrolyte we dissociate into ions varies with concentration. It may then be anticipated from the law of chemical equilibrium that the extent of dissociation increases with decrease in concentration. कि dissociation जो है concentration कम करने से dissociation, जैसे मैंने ऊपर कहा है concentration of electrolyte is inversely proportional to dissociation, यही बात ये यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जो कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिसोसिएशन कम होती है, इसका उल्ट ये है कि कंसंट्रेशन का उल्ट होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ती है। ये आगे ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ भी ये कहता है, वो आगे जाके देखेंगे। तो ये इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन को कैसे अफेक्ट करती है, ये ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ है। वो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिसोसिएशन कम होती है और डाइल्यूशन बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ती है। और एट एक्सट्रीम डाइल्यूशन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन। और जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो, यानी वाटर बहुत ज्यादा डाल दें, तो डिसोसिएशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सपोज आपने 1000 मॉलिक्यूल डाले, 1000 में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं
उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सपोज 1000 है, 1000 में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए? सपोज 1000 में से 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, तो हम लोग ये कहेंगे 4/1000। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1000 है, उनमें 4 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हुए हैं, तो हम इस तरह कहेंगे 4/1000। ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद calculation of degree of dissociation for various electrolyte in aqueous solution show that practically all salts and strong acids and bases are highly ionized in water। कि तमाम के तमाम साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं। यानी अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल ऐड किए तो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो जाएंगे। These are known as strong electrolyte। Aqueous solution of these electrolyte are therefore good conductor of electricity। तो जाहिर है अगर उनमें आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। On the other hand, aqueous solution of many substances are poor conductor of electricity। उनमें ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस हैं, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मिथाइल अमाइन और एनिलीन। ये जो है इनमें से बिजली कम गुजरती है क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में कम डिसोसिएट होते हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इनको हम बोलते हैं। तो जो मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग तमाम साल्ट्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ज्यादा आयन बनते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मिथाइल अमाइन और एनिलीन, ये कम डिसोसिएट होते हैं, तो इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी कम होती है। कुछ और जो एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कम डिसोसिएट होते हैं और इनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। द डिवीजन इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज क्वालिटेटिव वन। ये एक एक करके देख के पता चलता है, हर आयन को एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, सॉल्यूशन बना के कि किसमें से कितना करंट गुजरता है। जिसमें से ज्यादा करंट गुजरे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। जिसको डिसॉल्व करने से कम करंट गुजरे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी डिसोसिएशन जो है वो कम हुई है, इसमें कम आयंस जो है वो भरे। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं, देयर आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज बेरिलियम क्लोराइड व्हिच एग्जिबिट एज एन इंटरमीडिएट बिहेवियर। ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस थ्योरी इज अब द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। दिस थ्योरी इज satisfactory for weak electrolyte, however when applies to strong electrolyte many anomalies have been observed which seriously question the validity of some of the postulates of theory। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उन पे तो ये थ्योरी मुकम्मल तौर पे पूरी उतरती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको ये थ्योरी जो है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होते हैं, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़नी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होते हैं लेकिन वो कम होती है। तो इसके बारे में आर्हेनियस थ्योरी जो है उसने कोई भी जो है उसके पास, आर्हेनियस थ्योरी के पास उस बात का कोई जवाब नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सी डिस्क्रिपेंसीज हैं? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंडक्टिविटी मेजरमेंट एंड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इन गुड एग्रीमेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जो कंडक्टिविटी है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और उसमें एक ही पॉइंट है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ती है, डिसोसिएशन से आयंस ज्यादा बनते हैं, आयंस ज्यादा बनेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्रीमेंट इज वेरी पुअर। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, वो उसमें प्रॉब्लम। द ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज ओबेड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट बट नॉट एट ऑल बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको फॉलो करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसको फॉलो नहीं करते। और उसके बाद और क्या है जी, Arrhenius theory assumes the existence of ions but does not take account the electrostatic force of attraction between the ions। जो Arrhenius theory है वो ये तो कहती है कि एक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होकर केटाइन और एनाइन में चेंज होता है, लेकिन Arrhenius theory इसके बारे में कुछ नहीं कहती कि जब केटाइन और एनाइन बन जाते हैं, सपोज ये सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो बन गए, लेकिन क्या उसके बाद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं?
आर्हेनियस थ्योरी इसके बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि सोडियम आयन जो है हर आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयन जो है वो सराउंड कर लेते हैं। सोडियम आयन को क्लोराइड आयन सराउंड कर लेते हैं और क्लोराइड आयन को सोडियम आयन सराउंड कर लेते हैं। आर्हेनियस थ्योरी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आर्हेनियस थ्योरी सिर्फ ये कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होता है तो केटाइन और एनाइन बनते हैं। केटाइन और एनाइन के दरमियान आपस में क्या अट्रैक्शन होती है, आर्हेनियस थ्योरी इसके बारे में कुछ नहीं कहती। हमने आगे जाके पढ़ना है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को नेगेटिव चार्ज वाले आयन सराउंड करते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को पॉजिटिव चार्ज वाले आयन सराउंड करते हैं। The effects of inter-ionic attraction is quite small in solution of weak electrolyte, क्योंकि weak electrolyte में कम आयन होते हैं, इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता कि एक केटाइन को अपोजिट चार्ज वाले एनाइन जो है वो सराउंड करते हैं। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिस इफेक्ट इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि एक आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयन जो है वो सराउंड करते हैं। These points conclude that Arrhenius theory is valid for weak electrolyte but does not describe the behavior of strong electrolyte. तो यहाँ से ये पता चलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जो अप्लाई होती है आर्हेनियस थ्योरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई नहीं होती। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई नहीं होते? एक बात ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ये अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में मैं आप लोगों को भी बता भी चुका हूं कि आयोनाइजेशन जो है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये मैथमेटिकली हम कैसे साबित करेंगे? सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट ए बी है जो केटाइन ए प्लस में और एनाइन बी नेगेटिव में चेंज होता है। टाइम जीरो पे इसका 1 मोल है, अभी तक हमने इसको वाटर में नहीं डाला, टाइम जीरो से मुराद है अभी तक हमने वाटर में ऐड नहीं किया इसको, तो इसका 1 मोल पड़ा है, कोई केटाइन कोई एनाइन नहीं बने। अब हमने वाटर में डाला है और हमने वेट किया है, तो वाटर में डालने से यहाँ पे क्या होता है, 1 मोल में से जो अल्फा मोल है वो उसके डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि सपोज टाइम जीरो है, यानी अभी तक इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर के अंदर नहीं डाला, तो उसका 1 मोल है, इसके 0 मोल बने। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो 1 मोल में से अल्फा मोल ये क्या बोलता है, ये इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि अगर इसका 1 मोल हो तो 1 मोल केटाइन बनते हैं और 1 मोल एनाइन बनते हैं। यानी 1 मोल केटाइन बनाने के लिए 1 मोल इस्तेमाल होता है ए बी का, 1 मोल एनाइन बनाने के लिए 1 मोल ए बी का इस्तेमाल होता है। अल्फा मोल केटाइन बनाने के लिए कितना इस्तेमाल होगा इसमें से? अल्फा, टोटल 1 है, 1 में से अल्फा मोल इस्तेमाल हो गए, बाकी रह गए 1 माइनस अल्फा। दोबारा मैं ये बात समझाना चाहता हूँ आपको, केटाइन और एनाइन का 1 मोल बनाने के लिए ए बी का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है, तो इन दोनों का अल्फा मोल बनाने के लिए इसके अल्फा मोल इस्तेमाल होंगे, 1 में से अल्फा मोल इस्तेमाल हो गए, बाकी रह गए 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया मोल। जब हम इसको कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमने वॉल्यूम पे डिवाइड किया है, इसको भी वॉल्यूम पे डिवाइड किया, इसको भी। अभी तक ये मोल था, ये अभी 1 मोल था, अभी ये हमारे पास मोल थे, ये हमारे पास अभी मोल है। लेकिन इसको कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमने वॉल्यूम पे डिवाइड किया, ये वी पे डिवाइड किया। तो आप लोग देखें, इन दोनों का एक मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल इस्तेमाल होता है, इन दोनों के अल्फा मोल बनाने के लिए इसके अल्फा मोल इस्तेमाल होंगे। टोटल 1 मोल थे, 1 मोल में से अल्फा मोल इस्तेमाल हो गए, बाकी रह गए 1 माइनस अल्फा, ये आ गया अल्फा, और हमने वी पे डिवाइड किया। और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पता है, हम लोग ये कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं? प्रोडक्ट ऊपर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब ये वैल्यूज पुट कर दें, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन ए की कितनी है? अल्फा ओवर वी,
बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फा ओवर वी। ए बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 माइनस अल्फा ओवर वी। अब यहाँ देखें, एक वी जो है वो इस वी से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास अल्फा और अल्फा को मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा वी, अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा वी। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम होती है। ये जो अल्फा है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम इस अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। 1 में से तकरीबन 0.0000001 इतना आयोनाइज होता है, तो 1 में से ये नंबर माइनस कर दें फिर 1 नहीं रहता है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम इसको इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, अल्फा स्क्वायर ओवर वी। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आप वी को इधर लेके जाएं और फिर इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे, तो यहाँ से साबित हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जाहिर है डाइल्यूशन ज्यादा होगी, वाटर ज्यादा ऐड करेंगे। वॉल्यूम के ज्यादा होने को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, वॉल्यूम के ज्यादा होने को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, याद रखें, वॉल्यूम के ज्यादा होने को। तो यहाँ पे साबित हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। और आपको ये भी पता है जो कंसंट्रेशन है वो क्या, उसके क्या यूनिट होते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन के यूनिट ये होते हैं। अब इसको उल्टाएं जरा तो क्या बनेगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, और डेसीमीटर क्यूब ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि वॉल्यूम है, यानी इसको हमने उल्टाया 1, यहाँ क्या बना डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इसको उल्टाने से, तो इसको 1 ओवर कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन मीन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास बनता है वॉल्यूम, डीएम क्यूब वॉल्यूम है ना। तो कंसंट्रेशन जो है ना वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने वी की जगह सी 1 ओवर सी लिख दिया, तो यहां से साबित हुआ अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यहां से हमें फिर ये पता चला, इसे हम कहते हैं ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अभी इस पे हम लोग इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशन है। This law holds good only for weak electrolyte and fails completely in the case of strong electrolyte. The value of alpha is determined by the conductivity measurement by applying the formula this. याद रखें ये अल्फा क्या है, ये लैम्बडा इसको बोलते हैं, और ये भी लैम्बडा है, लैम्बडा इन्फिनिटी और लैम्बडा ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सपोज आप लोगों के पास एस्टिक एसिड है, आपने एस्टिक एसिड जो है उसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया है, 0.1 मोलर सोल्यूशन आपने बनाया है, तो ये यानी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपने सोल्यूशन बनाया है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, आज इतना ही था, हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर लेक्चर सेंड कर दीजिएगा।